सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। तो आज जो हम लोग केमिस्ट्री का सेशन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंध। इसको बंध बोलिए या आबंध बोलिए, बात बराबर, एक ही बात है। बंध या आबंध दोनों बोलते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्ड होता क्या है? किसी मॉलिक्यूल यानी कि अणु या कंपाउंड यानी कि यौगिक, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम्स के बीच में जो एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको केमिकल बॉन्ड बोलते हैं यानी कि रासायनिक आबंध बोलते हैं। यानी कि अगर H2 है तो H और H के बीच में ये जो बॉन्ड है वो है क्या? इस दोनों H को पकड़ के रखने वाला एक फोर्स है। यानी कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली में है क्या? एक फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। आगे बात करते हैं, ये केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है? क्यों बनता है केमिकल बॉन्ड? तो सबसे पहला जो रूल है, ये बॉन्ड क्यों बनता है कि प्रत्येक तत्व का एक खासियत होता है कि वो अपने वैलेंस सेल में की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं। नोबल गैस यानी कि ग्रुप 18। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़े थे तो ग्रुप 18 में पढ़े थे नोबल गैस। नोबल गैस के बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ये होते हैं स्टेबल। इसलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और जितने भी तत्व हैं प्रकृति में वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ टेंडेंसी उनका रहे, प्रवृत्ति रहे, ठीक है, जिसके कारण केमिकल बॉन्ड बनता है। अगर हम सोडियम का बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। लेविस ऑक्टेट रूल कहता है कि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, इसके बाहरी कक्षा में 2 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो सोडियम बन जाएगा Na+, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा सोडियम केटायन। केटायन यानी कि धनायन, पॉजिटिव आयन, धनायन बन जाएगा। उसी तरह क्लोरीन का बात करें, इनका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लोरीन का वो हो जाएगा 287। यानी कि इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, लूज करना टफ है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी कि क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको बोलते हैं एनायन, यानी कि रेनायन, यानी कि नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है। तो कोई भी तत्व लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाता है। जैसे NaCl है, सोडियम और क्लोरीन, आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें क्या होता है, Na एक पॉजिटिव चार्ज गेन करके इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 और क्लोरीन माइनस यानी कि 288, यानी कि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ये रिएक्ट करता है एक दूसरे से, NaCl बनाता है, यानी कि Na+ और Cl- मिलकर NaCl बना देता है। और इस कंपाउंड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या और इसमें जो बॉन्ड आपका होता है, दो चार्ज बॉडी के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन है कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, उसका रीजन है पोटेंशियल एनर्जी घटाने की प्रवृत्ति। ब्रह्मांड में उपस्थित जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करके मोर स्टेबल होने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे पानी का बात करते हैं, चट्टानों से पानी नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि नीचे पोटेंशियल एनर्जी कम होता है और चट्टान के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। यानी कि हर ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहते हैं, इसीलिए पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है। झरनों का पानी या सेब जो है ऊपर से नीचे ही गिरता है, ठीक है। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा, एनर्जी उतना ही स्टेबल होगा, पदार्थ उतना ही स्टेबल अवस्था में होगा। जब बॉन्ड का निर्माण होता है तो एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, तब वह अधिक स्थायी हो जाता है। यही कारण है स्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए बॉन्ड बनाया जाता है। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? स्थायित्व की प्राप्ति करने के लिए बंध बनाया जाता है।
अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल O2। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है O2 डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड होता है। यानी कि ऑक्सीजन अगर अकेला है तो वो कम स्टेबल है, वही ऑक्सीजन अगर दोनों एक साथ है तो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए O2 जो है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। इसके पास एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल, इसके पास एनर्जी है मान लीजिए 10 जूल, तो दोनों का एनर्जी कितना हो गया 20 जूल। लेकिन जब ये दोनों O2 मॉलिक्यूल बनाता है, O2 मॉलिक्यूल, तो इसका एनर्जी जो होता है 18 जूल, मान लीजिए हुआ एनर्जी 18 जूल। ये टोटल एनर्जी 20 जूल से इसका एनर्जी 18 जूल कम है। तो पहले जो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन था 10-10, यानी कि टोटल 20, और अब जो O2 बना इसका एनर्जी हो गया 18 जूल, यानी कि एनर्जी घट गया। ये एनर्जी क्यों घटा? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर चुका है, स्थायित्व की प्राप्ति कर चुका है। तो इसमें जो एनर्जी आपका रिलीज हुआ टोटल 20 जूल से जो 18 जूल हुआ, जो एनर्जी आपका रिलीज हुआ 2 जूल, इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। उसी तरह O2 है, उसी तरह N2 है, N2 भी आपका ज़्यादा स्टेबल है, H2 ज़्यादा स्टेबल है, Cl2 ज़्यादा स्टेबल है, फॉस्फोरस में 4 बनता है याद रखिएगा, P4 ज़्यादा स्टेबल है, S8 ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए केमिकल बॉन्ड बंध बनाया जाता है। तो बॉन्ड बनाने का जो क्यों बनता है बॉन्ड, ये आपका यही दोनों रीजन था। अब नोट, कुछ नोट कर लेते हैं 2 पॉइंट। बंधों के बारे में सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में कोसेल और लुईस ने बताया था। दो साइंटिस्ट थे कोसेल और लुईस, इन्होंने 1916 में सबसे पहले बंध के बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया था। बंध बनाने में जो मुक्त हुई ऊर्जा होती है, रिलीज एनर्जी, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दिए थे, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के पास 10-10 जूल है, यानी कि टोटल 20 जूल। लेकिन जब O2 मॉलिक्यूल बना तो इसके पास एनर्जी 20 जूल से कुछ कम हो गई, यानी कि 18 जूल हो गई। इसमें 2 जूल एनर्जी जो है वो क्या हुई, रिलीज हो गई, मुक्त हो गई। ये जो रिलीज होती है एनर्जी बॉन्ड बनाने में, उसी को बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी या बंधन ऊर्जा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? आयोनिक बॉन्ड, या इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड को हिंदी बोलते हैं आयनन बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। तीसरा जो है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध। चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड, और पांचवा है वेंडर वॉल फोर्सेस या वेंडर वॉल बॉन्ड, ठीक है। तो ये पांचवा वाला भी जरूरी हो जाता है, वीक है, वीक फोर्स है इसमें, ठीक है। इस पांचों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बॉन्ड आपका इतना ही खत्म हो जाएगा। फिर इसका एक वीडियो, अगला वीडियो आएगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है। तो पहला वीडियो में बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा वीडियो में शेप के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में, यह हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में होता है। यानी कि एक उसमें मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। यानी कि मेटल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी कि एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का खासियत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा, यानी कि कैटायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या खासियत होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि वो एनायन बनाएगा। हम आपको एग्जांपल दिए थे सोडियम का। सोडियम के पास होता है 281, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बनाएगा कैटायन, यानी कि सोडियम में प्लस पॉजिटिव चार्ज आता है, धन आयन, ठीक है। तो मेटल जो है हमेशा पॉजिटिव आयन बनाएगा, यानी कि कैटायन, कैटायन यानी कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरह जो आपका नॉन मेटल है वो बनाएगा एनायन, यानी कि नेगेटिव आयन, यानी कि ये बनाएगा नेगेटिव आयन। अब एक बात समझिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, हम आपको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि सोडियम है, सोडियम का 281 है। इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी कि कैटायन जो है उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होना चाहिए? लो होना चाहिए, यानी कि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तुरंत। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, ठीक। उसी तरह अब हम आपको बताए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्या था कि मान लीजिए क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन का 287 होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना है अंदर, यानी कि इसको बनाना है एनायन। तो जब भी कोई एलिमेंट एनायन बनाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए,
यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर होनी चाहिए। क्यों? इलेक्ट्रॉन अपनी होती क्या है, जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन के अंदर डालेंगे तो जो एनर्जी मुक्त होता है, बाहर निकलता है, रिलीज होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि अगर हम लोग को आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि आयनन विभव, आयनन ऊर्जा इसको हिंदी में बोलते हैं, कम होनी चाहिए, आयनेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, और वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होनी चाहिए। यानी कि जो नॉन मेटल है उनको एनायन बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो ज़्यादा होनी चाहिए। और जो कैटायन बनेगा यानी कि पॉजिटिव आयन बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आयोनेशन एनर्जी लो होना चाहिए, यानी कम एनर्जी देने पर ही वो लूज कर जाए, आराम से लूज कर जाए। और कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, कैटायन का साइज जो है वो बड़ा साइज होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए। ये भी कंडीशन है, जब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनेशन एनर्जी लो होना चाहिए, कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, उसी तरह एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर आप याद रखते हैं, यही एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब आते हैं, ये जो आयोनिक बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाता है। देखिए, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि, और नॉन मेटल गेन कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेटल से कहाँ जाएगा, नॉन मेटल की तरफ, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम 11 है यानी कि 281, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है 287। क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है मेटल क्लोरीन को दे देगा नॉन मेटल को, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा 28288, यानी कि लेविस ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, NaCl बना लेंगे, और इस NaCl में जो बॉन्ड हमारा काम करेगा उस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम का 20 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, फिर एक और क्लोरीन का 17। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 2882, और क्लोरीन का 287, पहले भी देख चुके हैं 287, यहाँ भी 287। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये लूज करेगा और कैल्शियम बना देगा 2 पॉजिटिव चार्ज, और इस क्लोरीन इसको, ये अपना दो दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो दो क्लोरीन को देगा, एक, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है एक क्लोरीन को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, और दूसरे क्लोरीन को दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। यानी कि एक क्लोरीन को दिया नेगेटिव चार्ज, दूसरे को भी दिया नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया दोनों पे नेगेटिव चार्ज। यानी कि कैल्शियम जो है दो क्लोरीन का यूज कर रहा है, इसलिए बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये भी एक क्रिस्टल होता है, और इसमें जो बॉन्ड होता है वो होता है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अन्य उदाहरण है MgO, चाहिएगा तो इसका स्ट्रक्चर जैसे हम बनाए हैं CaCl2 का, इस टाइप का स्ट्रक्चर आप अपने नोट्स में बना सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का भी बना सकते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड का भी बना सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी बना सकते हैं। अब आयोनिक बॉन्ड जो है आयनन बंध, उसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, गुणधर्म। इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट काफी उच्च होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है। अगला, इनके बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो दो चार्ज के बीच में होता है। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, कि फोर्स जो लगता है दो चार्ज बॉडी के बीच में वो लगता है K Q1 Q2/r², और ये काफी स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि दोनों एक चार्ज बॉडी है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, इस पे जो फोर्स लगेगा F बराबर K Q1 Q2/r²। R क्या हो गया, इस दोनों के बीच में दूरी, सोडियम और क्लोरीन के बीच में सेंटर में जो दूरी होता है उसी को R बोलेंगे। इसको बोलते हैं बॉन्ड रेडियस, बॉन्ड रेडियस या बॉन्ड लेंथ, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। आगे बढ़ाएं, बताएंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है, बॉन्ड लेंथ पढ़ना है, और बॉन्ड एनर्जी पढ़ना है। ये तीन चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे आते हैं। आयोनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, जबकि नहीं सॉरी, आयोनिक बॉन्ड जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होते हैं। जल जो है वो सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक हर चीजें को घोल लेता है। जल
आयोनिक कंपाउंड को इसलिए घोल लेता है क्योंकि जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी कि जब ये टूटेगा तो H प्लस और OH माइनस बनाएगा। जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस बनाता है, यानी कि जिस प्रकार सोडियम क्लोराइड आयनिक है उसी प्रकार जल भी आयनिक है। और एक रूल होता है केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि आयोनिक कंपाउंड हमेशा आयोनिक में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड जो है जल में घुलनशील होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो है वो पोलर बॉन्ड नहीं बनाता है, पोलर बॉन्ड नहीं बनाता है। आगे आते हैं, ये दिशात्मक नहीं होते हैं, यानी कि दिशाहीन होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो है वो दिशाहीन होते हैं, दिशात्मक नहीं होते हैं। ठोस अवस्था में यानी कि क्रिस्टलीय फॉर्म में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। यानी कि अगर NaCl नमक के रूप में है, नमक के रूप में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब इसको पानी में घोल देंगे, मान लीजिए जबकि इसके जलीय विलयन यानी कि नमक को पानी में घोल दिए, तो वो NaCl Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो यानी कि उसके जो उसमें जो आयन है वो पृथक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये विद्युत का चालन करने लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जो ऐसे पदार्थ जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसीलिए जो नमक का सॉल्यूशन है या चीनी का सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये हम लोग देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट यानी कि जो मेटल है, मेटल उसका आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा लो होना चाहिए। और दूसरा एलिमेंट जो नॉन मेटल है, देखिए यहाँ पे पहले साफ लिख देते हैं, वन एलिमेंट यानी कि वन एलिमेंट जो है लो आयनाइजेशन एनर्जी, और अदर जो है उसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए। अदर मतलब क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल। और वन मतलब क्या, वन एलिमेंट मतलब कि मेटल के बारे में ही बोल रहा है, मेटल। मेटल का आपका आयनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए, हम पहले बता चुके हैं। और नॉन मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी हाई होना चाहिए। उसी तरह कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक। हाई लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म होने में एनर्जी जो रिलीज होता है, ठीक है, उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। वो रिलीज एनर्जी हाई होना चाहिए, ठीक है, वो रिलीज एनर्जी हाई होनी चाहिए। यही कंडीशन, तीन कंडीशन है आयोनिक बॉन्ड बनाने की, और इस तीन कंडीशन में कुछ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा जो आपका बॉन्ड होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको सहसंयोजक बंध भी बोलते हैं। जब दो परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर काफी बहुत कम हो, है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टनरशिप या शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये जो कोवलेंट बॉन्ड है हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होता है, यानी कि अधातु और अधातु के बीच में होता है। वहां पर पढ़े थे आयोनिक बॉन्ड में एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, लेकिन यहाँ पे दोनों नॉन मेटल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसे H2 बॉन्ड तब देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ H2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर था 1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये पहला हाइड्रोजन हो गया, ये जो गोला है ये पहले हाइड्रोजन के लिए है, इसमें एक क्रॉस दिखाए हैं, यानी कि ये पहले हाइड्रोजन के लिए क्रॉस है और ये दूसरे हाइड्रोजन के लिए क्रॉस है। दोनों इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। इस H और H के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है। अब देखिए इस हाइड्रोजन के पास देखें दो इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के पास अब दो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है, ठीक है। और इसी शेयरिंग को बोलते हैं हम लोग कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ Cl2 का बात करते हैं। ये है क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर था 17, यानी कि अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 287। ये पहला क्लोरीन है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो दूसरा क्लोरीन है 1 2 3 4 5 6 7, इसके आउटर मोस्ट सेल में इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो इसके पास भी 8 हो जाएगा, दूसरे क्लोरीन के पास भी 8 हो जाएगा, दोनों के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, इसलिए दोनों क्लोरीन के बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आगे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2, O2 का बात करते हैं।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2 और 6। तो पहला जो ऑक्सीजन है इसमें 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन उसमें भी 1 2 3 4 5 6। इसको चाहिए 8 और इसको भी चाहिए 8, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि इसके पास 2 2 4 2 6 2 8, और दूसरे वाले के पास भी 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इसको बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे फॉर्मेशन ऑफ N2 का बात करते हैं। N2, ठीक है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि 2 और 5। तो ये पहला नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5, और ये दूसरा नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5। ये दोनों तीन तीन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ताकि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए। जो लेविस का ऑक्टेट रूल था, ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक, देखिए यहाँ 1 2 3, और इसी 3 इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। बात को समझिए, जब भी आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो आपको वहां पर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। जहाँ आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहां 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होगा, और जहां आपका ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहां 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि यहाँ समझिए, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ट्रिपल यहाँ पे क्या होगा, 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई। इस चीज को याद रखिए, ये आपका कार्बन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी आपका काफी हेल्प करेगा। चलिए आगे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H2O, यानी कि वाटर। ऑक्सीजन का जो आपका एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी कि 2 और 6, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस यानी कि 8 चाहिए और 2 चाहिए। यहाँ 6 है, इसको और 2 चाहिए, और हाइड्रोजन को और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दें तो 1 2 3 4 5 6, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन भी इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। और ऑक्सीजन के पास देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पर देखिए, और इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पर देखिए। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, OH। और देखिए ये दोनों और ये दोनों किसी से शेयर नहीं किया, इसलिए इस दोनों को हम लोग दिखाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये दोनों जो है इसको हम लोग रेड कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये किसी से शेयर नहीं किया, इसलिए इसको ऐसे भी दिखाते हैं, कहीं कहीं ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे फॉर्मेशन ऑफ CH4, यानी कि मीथेन। मीथेन का बात करते हैं। मीथेन में CH4 बन रहा है। तो सबसे पहले कार्बन का देख लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि 2 और 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, यानी कि 1। इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक काम करते हैं, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बन जाएगा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बन जाएगा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बन जाएगा, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बन जाएगा। यानी कि इस चारों हाइड्रोजन ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, क्योंकि इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इस कार्बन का बात करें तो चारों हाइड्रोजन से एक एक हाइड्रोजन लेके इसको 4 एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 8 पूरा हो गया। यानी कि कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, हाइड्रोजन का भी एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो ये बनाया, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 गो सिंगल बॉन्ड बना। अब NH3 का बात करते हैं, अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 7, यानी कि 2 और 5। हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब यहाँ नाइट्रोजन का पहले 5 बना देते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन अपना दे के 2 पूरा करके निकल लिया।
यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन अपना एक पूरा करके निकल लिया, यहाँ पर तीसरा हाइड्रोजन एक पूरा करके निकल गया, यानी कि अब नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए 1 2 3 4 5। आपसे अगर इसमें क्वेश्चन पूछे कितना नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आया, तो 1 2 3, ये 3 जो आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 गो सिंगल बॉन्ड। लेकिन ये जो 2 गो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लोन पेयर बना। पेयर में हमेशा 2 होता है, तो आपसे अगर पूछेगा इसमें कितना लोन पेयर है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, 2 मत बोल दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर। इसमें कितना लोन पेयर था, 2 लोन पेयर, देखिए एक यहाँ एक यहाँ। उसी तरह आप बात करते हैं CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि 2 और 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि 2 और 6। अब समझिएगा, कार्बन का पहले 4 बना दिए, ये देखिए ये जो 4 था उसको बना दिए, ऑक्सीजन का 6 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना, इससे ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह इस कार्बन और ऑक्सीजन का भी मतलब इस ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का भी 8 पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सबका 8 पूरा हो गया और कार्बन और ऑक्सीजन में 2 डबल बॉन्ड बना, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना। ठीक है, या इसको भी याद रखना है आपको, फॉर्मेशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये ऐसे बनता है, इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, इस कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बना के अपना 2 इलेक्ट्रॉन बना के निकल लिया। नाइट्रोजन को 5 पूरा करना था, तो कार्बन के साथ नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये बाद में बताएंगे आपको। फॉर्मेशन ऑफ CHCl3। ठीक है, यानी कि कार्बन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, तो क्लोरीन का के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देगा। और कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से था, तो कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लोरीन का तीनों क्लोरीन का 8 और हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये था आपका डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का बनाने का। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा और एलिमेंट के साथ, तो आपको और ज़्यादा मतलब इसमें आप अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं। कार्बन का अगर हम लोग बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी कि 2 और 4। ठीक है, यानी कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मान लीजिए 4 लूज कर देगा, तो इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि नोबल गैस हीलियम का कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर लेगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 2 8 यानी कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर लेगा। यानी कि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, एज 6 इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस विल पुल इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। जैसे कि मान लीजिए इसमें 6, जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी कि इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, बाहर में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन जैसे ही इसे 4 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, इसका बाहर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इस 2 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन खींचेगा। ठीक है, 6 प्रोटॉन खींचेगा, काफी स्ट्रांगली अपने ओर खींचेगा, तो इस 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होगा, नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना है, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब ये 6 प्रोटॉन जो है, ये 4 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, 1 2 3 4, यानी कि इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। पहले कितना था, 6 इलेक्ट्रॉन, अब 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन इस 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बहुत डिफिकल्ट है खींचना। यानी कि घर में आपका 10 आदमी था, 10 आदमी, ठीक है, सॉरी 6 ही आदमी है, 6 आदमी है, 6 आदमी का खाना बन रहा है, लेकिन अब आदमी 6 ही है, लेकिन 10 आदमी का खाना बनने लगे, तो दिक्कत नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी दिक्कत हो जाता है। यानी कि ये दोनों कंडीशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ये कार्बन को शेयर करना ज़्यादा पसंद करता है, ये चाहता है कार्बन को शेयर करे।
यही कारण है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाता है। इलेक्ट्रॉन अगर वो डोनेट करता है या तो लूज या गेन करता तो वो बनाता इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्या बनाता इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन वो शेयर करना पसंद करता है इलेक्ट्रॉन को, और शेयरिंग किस में होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। देखिए पार्टनरशिप या शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। यही कारण है कि कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड साधारणतः गैसीय अवस्था में होती है, ये जनरली गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं होता है, नो फ्री चार्ज, इसमें कोई आयन या फ्री चार्ज नहीं होता है, इसीलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। वही उल्टा था, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में ज्यादा होता था। क्यों? क्योंकि इनके अंतर आणविक बल दुर्बल होते हैं। देखिए इसमें एक मिथ है, लोग क्या समझते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वीक नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा, स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता है। तो ये बताइए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है। इनका कोवैलेंट बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है इसमें वीक हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दोनों हाइड्रोजन कभी नहीं, यहाँ बीच से बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और इस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड होता है, इसको इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। इसका जो कोवलेंट कंपाउंड है, इसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, यानी कि इस H2 मॉलिक्यूल और इस H2 मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ना कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बीच से टूट के दो वो H नहीं बनेगा, याद रखिएगा, हमेशा H2 इससे अलग हो जाएगा। यहाँ बीच का फोर्स ये वीक होता है, समझ में आया। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक होता है। हम आपको बताए थे H2 का एक मोल में कितना H2 मॉलिक्यूल होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। मैं यानी कि 1 2 3 ऐसा करते 4, ऐसा करते करते 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा। और इस 23 मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, हर दो मॉलिक्यूल के बीच में एक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के बीच में तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड लगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में आपका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लगा जो कि वीक हो जाता है। यही कारण है कि बॉन्ड वहां से टूट जाता है, और यहाँ से बॉन्ड टूटने के कारण इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों कम होता है। आगे आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि जल तो हो गया आपका कौन, पोलर, और कोवलेंट कंपाउंड हो गया नॉन पोलर, इसीलिए ये जल में अघुलनशील होता है। जबकि कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, इस सब में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक, कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। इसी में आपको क्या फॉर्मूला आता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक, ठीक है। कार्बनिक विलायक भी आपका होता है नॉन पोलर, और कोवलेंट कंपाउंड भी होता है नॉन पोलर, इसीलिए नॉन पोलर में घुल जाता है। जल जो है वो होता है पोलर, और कोवलेंट कंपाउंड होता है नॉन पोलर। तो पोलर नॉन पोलर में कभी नहीं घुलेगा, इसीलिए ये जल में अघुलनशील होता है। लाइक डिजॉल्व लाइक फॉर्मूला को याद रखना है। ये प्रकृति में क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, ठीक है, ये दिशात्मक। चलिए आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में अंतर को देख लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ, मेटल से नॉन मेटल के बीच में, यानी कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होता है। वही कोवलेंट कंपाउंड का बात करें, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पार्टनरशिप होती है दो नॉन मेटल के बीच में, दो नॉन मेटल के बीच में। आयोनिक कंपाउंड का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, कोवलेंट कंपाउंड का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। आयोनिक कंपाउंड दिशाहीन होते हैं, यानी कि दिशात्मक नहीं होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड आपके दिशात्मक होते हैं। आयोनिक कंपाउंड जनरली आपका ठोस होता है या भंगुर होता है, कोवलेंट कंपाउंड आपका गैस होता है या द्रव होता है, ठोस तो जनरली नहीं होता है, ठोस नहीं होता है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड जो है वो जल में घुलनशील और कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील, ठीक है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड का जस्ट उल्टा, जल में अघुलनशील और कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। तो ये था दोनों में डिफरेंस, इसको हम एक डाटा बना के आपके सामने रख दिए हैं, आपको कंपेयर करने में आसानी होगा। अगला आते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या
उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें बंधों में यानी कि जो बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी है वो केवल एक ही एटम द्वारा प्रदान की जाती है। उसमें जैसे हम लोग पहले क्या पढ़े थे, पहले जो पढ़े हैं इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यानी कि ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के पास हो गया दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, दोनों कंट्रीब्यूशन नहीं करता, केवल एक एटम, दोनों जोड़ी में से केवल एक ही एटम द्वारा प्रदान की जाती है ये इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, दो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन देगा, जोड़ी देगा। ठीक है, जोड़ी इलेक्ट्रॉन का जोड़ी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और ये वही प्रोवाइड करेगा जो जिसके पास लोन पेयर होगा। ठीक है, और इसे एरो तीर के द्वारा दिखाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं अमोनियम आयन का, बात करते हैं NH4+। ठीक है, इसमें NH3 यानी कि अमोनिया प्लस एक हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, यानी कि इसको प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन में जब भी प्लस चार्ज हो प्रोटॉन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ये बनाता है NH4+। NH4+ बनेगा कैसे, देखिए नाइट्रोजन के पास होता है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के पास होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ये तीनों तो अपना क्या किए, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिए अपना ऑक्टेट में, और फुड हो गए, वहां से भाग गए। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया, यानी कि ये तो हो गया NH3 का स्ट्रक्चर। लेकिन एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है जो H+ है, यानी कि हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है, जो अभी तक ये नाइट्रोजन का 1 2 3 इलेक्ट्रॉन जो है पहले ही शेयरिंग कर चुका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी तक शेयर नहीं किया, तो ये डोनेट कर देगा अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ये एरो दिखाता है कि नाइट्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे दिया, और इस एरो को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि उप सहसंयोजक बंध, यानी कि एक साथ ही अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोनियम आयन का बात करते हैं H3O+। ठीक है, ये H2O होता है वाटर, प्लस H+ यानी कि प्रोटॉन, ये बनाता है H3O+, यानी कि इस ऑक्सीजन ने इस दोनों हाइड्रोजन से तो बॉन्ड बना लिया, लेकिन इस हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दिया इस हाइड्रोजन को। ये एरो तीर से दिखाते हैं, इस दोनों पे सिंगल सिंगल बॉन्ड बना और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना, तो ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। उसी तरह ओजोन का भी आप लोग देख लीजिएगा और लाफिंग गैस का भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर एरो बना हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर एरो बना, इस दोनों को आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये जो लोन पे, ये हमेशा एक लोन पेयर को ही डोनेट करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद ऐसा इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में भाग नहीं लिया। देखिए जैसे मान लीजिए ओजोन का बात करते हैं, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो इस O और इस O में यहाँ पर शेयरिंग हुआ है, यहाँ पर शेयरिंग हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हो गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करते हैं, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा डोनेट कर दिया, तो इस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ये लोन पेयर ही डोनेट कर दिया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में लोन पेयर ही डोनेट होता है, जो कि एरो साइन से दिखाया जाता है। आगे बात करते हैं, अगला बॉन्ड है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड दो मेटल के बीच में लगता है, दो मेटल के बीच में लगता है मेटेलिक बॉन्ड, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेज का बात करते हैं, ये उदासीन परमाणु न्यूट्रल परमाणु के बीच में लगने वाला एक दुर्बल फोर्स है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, संपीड़ित किया जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, ये कॉम्प्रेसिबल है, जैसे सॉलिड CO2, इसके बीच में वैंडरवाल फोर्स लगता है, मीथेन वैंडरवाल फोर्स लगता है, किरोसिन वैंडरवाल फोर्स लगता है। देखिए ये फोर्स दुर्बल फोर्स है, यानी कि बहुत वीक है, दुर्बल यानी कि वीक फोर्स है, इसीलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है। जहां पर फोर्स वीक होगा वहां पर उसको कंप्रेस कर सकते हैं। फोर्स अगर स्ट्रांग होगा तो वो सॉलिड होगा, ठीक है, और फोर्स अगर दुर्बल है तो वो गैस होगा, इसीलिए वैंडरवाल फोर्सेज जनरली गैस बनाता है। मीथेन आपका गैस है, किरोसिन आपका लिक्विड है, लिक्विड भी बनाएगा, लिक्विड को भी कंप्रेस किया जा सकता है, यही कारण है वैंडरवाल फोर्सेज को कंप्रेस किया जा सकता है। इसका अगर क्रिस्टल भी बनेगा ना, तो क्रिस्टल का गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि सॉलिड CO2 जो क्रिस्टल है वो बहुत, उसका गलनांक बहुत कम होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर दीजिएगा तो लिक्विड बन जाएगा या फिर गैस बन जाएगा। और ये वैंडरवाल फोर्सेज विद्युत का कुचालक होता है,
लेकिन कभी कभी सुचालक होता है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हम जब आपको बताए थे कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, लेयरदार, ठीक है, ऐसे करके, यानी कि ऊपर में भी 6, नीचे में भी 6। यहाँ पर आपको बनता है क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस दोनों के बीच में बनता है वैंडरवाल फोर्सेस। ग्रेफाइट में हम आपको बताया, जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको बताए थे तो आपको यही बताए थे कि ऊपर में 6 आपको कार्बन होता है, नीचे में 6 कार्बन होता है, और इस यहाँ पर आपका बनेगा, यहाँ पर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इस सब के बीच में, इस सब के बीच में बनेगा ये क्या बोलते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस। इसी वैंडरवाल फोर्सेस के कारण ग्रेफाइट जो है वो चिकना होता है, सॉफ्ट होता है, वो एक दूसरे के ऊपर उसका सरफेस जो है रगड़ाता है। अगला आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यह वैंडरवाल फोर्सेस से स्ट्रांग होता है, परंतु आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड से वीक होता है। यानी कि आयोनिक और कोवलेंट बॉन्ड के सामने में ये वीक है, लेकिन वैंडरवाल फोर्सेस से थोड़ा सा स्ट्रांग है। जब हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन का बात करते हैं, अत्यधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बीच में फंस जाता है। जैसे इसके बीच में फंस जाएगा, हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में फंस गया, मान लीजिए फंस गया तो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे H2O का बात करते हैं, H2O में यहाँ ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, वो जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर फंस गया, यहाँ पे H2O में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह HF में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, एमीन में बनेगा, क्योंकि एमीन में भी N और H होता है, वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अमोनियम बनेगा NH3 में, CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अल्कोहल में बनेगा ROH, ठीक है, यहाँ O और H है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर भी बनेगा। COOH यहाँ पर भी बनेगा, फिनॉल में भी बनेगा। फिनॉल में बेंजीन के ऊपर OH होता है, OH होता है, ठीक है। और ईस्टर ईस्टर में भी आपका ये बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जहां पर भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आ जाता है, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है, ठीक है। देखिए H2O क्या है, लिक्विड है, जबकि H2S क्या है, गैस है। इसका कारण क्या है, H2S यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, इसीलिए ये गैस है। यहाँ H2O हाइड्रोजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक O है और एक H है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। यही कारण है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण H2O गैस ना होकर लिक्विड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। NH3 जो है, NH3 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसीलिए NH3 का मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होता है PH3 से। PH3 जल्दी पिघल जाता है और NH3 लेट से मेल्ट करता है। इथेनॉल का बात करते हैं, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट डाई इथाइल ईथर से ज़्यादा होता है, क्योंकि इथेनॉल में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी कि जहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब देखिए लोअर अल्कोहल जो होता है, जो सबसे लो लेवल का अल्कोहल, जैसे कि मिथेनॉल का बात करते हैं, या इथेनॉल का बात करते हैं, इथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है, और इसका फॉर्मूला C2H5OH, इथेनॉल, ठीक है। ये दोनों जो होता है, ये आपका सोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होता है, यही कारण है लोग दारू में पानी मिला के पीते हैं। मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी वॉलेटिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो वॉलेटाइल थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी आपका उसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा, और अपेक्षाकृत ये सब चीज़ बढ़ जाता है, जनरली इंक्रीज कर जाता है। बर्फ का बात करते हैं, आइस का बात करते हैं, इसका डेंसिटी पानी से कम होता है। क्या होता है, इसका डेंसिटी पानी से कम होता है, क्यों, क्योंकि पानी में होता है आपका H बॉन्ड, बर्फ में H बॉन्ड नहीं होता है। जैसे ही बर्फ पिघलता है, बर्फ जो है वो पिघलेगा, वो बना देगा H बॉन्ड के कारण उसके मॉलिक्यूल्स उस काफी क्लोज आ जाते हैं, यही कारण उसकी वॉल्यूम घट जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि इतना बड़ा अगर बर्फ है, पानी बनेगा तो इतनी रहेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है घट जाएगा और डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाटर का हम लोग H बॉन्ड दिखाए हैं, ये H2O हो गया, ये दूसरा H2O हो गया, दोनों H2O के बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो लगेगा आपका इंटरमोलिक्यूल H बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो H बॉन्ड जो है किसी का भी डेंसिटी डेंसिटी घटा देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा,
मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा देगा, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, नोट। अब बात करते हैं 13वां वर्ग। 13वां वर्ग जो है, 13वां ग्रुप जो है, उसका हेलाइड अगर बनाइएगा तो वो ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करते हैं, और इनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के स्थान पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इनको अष्टक न्यून यौगिक भी कहा जाता है। जैसे AlCl3 का बात करते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम का बात करें तो इसके साथ 3 क्लोरीन आपका लगा हुआ है। ठीक है, इस एल्यूमिनियम का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, इनका केवल 6 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, याद रखिएगा। और ये एल्यूमिनियम जो है 13th ग्रुप में है, इसीलिए 13वां ग्रुप के एलिमेंट को अष्टक न्यून, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए अष्टक न्यून यौगिक भी इसको कहा जाता है। AlCl3, BCl3, BF3, इस सब को बोलते हैं अष्टक न्यून यौगिक। उसी तरह 15 से 17वां समूह जो है, ग्रुप 15 से लेकर 17 तक, इनके हेलाइड भी ऑक्टेट रूल का पालन नहीं करते हैं। इनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कभी कभी 8 से ज्यादा। जैसे PCl5, यहाँ की फॉस्फोरस साथ 5, तो यहाँ पर ये जनरली कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका, 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है। IF7 यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है आउटर मोस्ट सेल में, यानी कि इसके पास ये PCl5, IF4, SF6, ये आपका ग्रुप 15 से 17 तक का ग्रुप है। ये आपको यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है, और चूंकि यहाँ पर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको अष्टक प्रसार यौगिक बोलते हैं, अष्टक प्रसार यौगिक। तो यहाँ पर समझिए अष्टक न्यून यौगिक क्योंकि 8 से कम इलेक्ट्रॉन था, अष्टक प्रसार यौगिक क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन था। अष्टक न्यून यौगिक अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ग्रुप अष्टक न्यून यौगिक बनाता है, आप तुरंत मार दीजिएगा 13 ग्रुप। कौन सा ग्रुप आपको अष्टक प्रसार यौगिक बनाता है, तुरंत मार दीजिएगा ग्रुप 15 से 17। ठीक, अब आपका पूछेगा ग्रुप 18। ग्रुप 18 में एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, अक्रिय गैस है, जेनॉन, जो आपका यौगिक बनाता है। इसीलिए इस जेनॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस। ठीक है, और ये आपका 2, 4, 6, ये तीनों वैलेंसी शो करता है। जैसे XeF2, यहाँ पर इसका वैलेंसी 2 हो गया, 2 वैलेंसी शो किया। XeF6 यहाँ पर 6 वैलेंसी शो किया। XeOF2 यहाँ पर 4 वैलेंसी शो किया। XeOF4 यहाँ पर आपका 6 वैलेंसी शो किया, यानी कि रेनॉन जो है 2, 4 और 6 तीनों वैलेंसी को शो करता है, और इसके अलावा कोई भी अक्रिय गैस जो है वो कंपाउंड नहीं बनाता है। एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस यही है। अक्रिय गैस हेमा, नेहा और करिश्मा, जेरोक्स रूम में ओझल। ठीक है, तो इतने सारे अक्रिय गैस में एकमात्र जेनॉन ही ऐसा है जो आपका यौगिक बनाता है। हीलियम नहीं बनाता, नियोन नहीं बनाता, आर्गन नहीं बनाता, क्रिप्टॉन नहीं बनाता, रेडॉन नहीं बनाता, ऑर्गेनेशन नहीं बनाता, सिर्फ जेनॉन बनाता है, इसलिए जेनॉन को बोलते हैं स्ट्रेंजर गैस। आगे आते हैं, कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। हम आपको बताए थे बॉन्ड पैरामीटर्स जो है, कोवलेंट बॉन्ड, कोई भी कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको उसके बॉन्ड पैरामीटर से पहचाना जाता है। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंगल। तो इस तीनों को अभी पढ़ेंगे, अभी हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे। और बॉन्ड एंगल जो है तब पढ़ेंगे जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। जैसे H2 का बात करें, H2, यहाँ पर क्या है H और H, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड हुआ है, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस हाइड्रोजन का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ग्रुप हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक बॉन्ड ऑर्डर। यानी कि कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ठीक है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड है वहां बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है वहां बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। कहीं पर भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि जैसे NaCl का बात करते हैं, ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वहां बॉन्ड ऑर्डर होगा ही नहीं, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड वहां नहीं बना है, वहां बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। जैसे CaCl2 का बात करें, MgCl2 का बात करें, ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, या बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और AR को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े थे कि जब लेफ्ट से हम लोग राइट जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एटॉमिक रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इथेन का बात करें, इथाइन, इथाइन या एसिटिलीन का बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड CHH। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एक हो जाएगा, लेकिन दोनों कार्बन में देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। ठीक, O2 मॉलिक्यूल का बात करते हैं। O2 का मॉलिक्यूल देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। कार्बन मोनोक्साइड, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी कि सिंगल बॉन्ड में 1, डबल बॉन्ड में 2, ट्रिपल बॉन्ड में 3, जितना बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर होगा। ये आसानी है। देखिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको पढ़ना तो कोई जरूरत नहीं है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो ये फॉर्मूला खाली याद रख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, आपको बोल देगा कि अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है, ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, तो 10 - 4/2 यानी कि 6/2 3, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, यानी कि वहां पर ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंटली होगा। ठीक है, आगे आते हैं, बॉन्ड लेंथ का बात करते हैं। बॉन्ड लेंथ, अगर किसी कोवलेंट बॉन्ड में बात करें तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कोई भी दो एटम जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाया है उसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी। दो एटम्स के मिलने से ही बॉन्ड बनता है, तो कोई भी कोवलेंट बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल्स बना है उसके दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मान लीजिए कि ये पहला एटम है, ये दूसरा एटम है, पहला एटम का रेडियस है R1, दूसरा एटम का रेडियस है R2। ठीक है, तो दोनों का रेडियस को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ R1 + R2, यानी कि, और ये भी समझ लीजिए बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा होता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, सिंगल बॉन्ड में 1, डबल बॉन्ड में 2, ट्रिपल बॉन्ड में 3। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड, जितना बॉन्ड होगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है लेकिन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होता है, लॉन्ग होता है, क्योंकि इनके नाभिक अपेक्षाकृत कम बल द्वारा आकर्षित किए जाते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो वो इसमें फोर्स कम लगेगा तो ये ज्यादा दूर तक रहेगा, ये एटम ज्यादा दूर तक रहेगा। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये एटम थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, एक दूसरे को हो सकता है अंदर भी घुस जाए। ठीक है, एकदम और क्लोज हो जाएगा, इसीलिए ये शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि इनके नाभिक जो है ज्यादा बल के द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तथा दूरी कम हो जाती है। ट्रिपल बॉन्ड यानी कि देखिए आप समझिए, इस कार्बन और इस कार्बन के न्यूक्लियस को 3 आदमी मिलकर खींच रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी था, पहले सिंगल बॉन्ड में समझते हैं, यहाँ एक आदमी था, एक आदमी था, यहाँ भी एक आदमी था, इसको खींच रहा था, तो क्या हुआ, इसको कम दूर खींचा। फिर यहाँ 2 आदमी, यहाँ पर 2 आदमी आ गया, यहाँ 2 आदमी आ गया, इसको ज्यादा खींचने लगेगा तो ये हो सकता है थोड़ा सा एक दूसरे के पास आ जाए। ठीक है, ये जो दूरी है दोनों एटम के सेंटर के बीच की दूरी वो कम हो जाएगी। 3 आदमी जब लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड में तो ये और हो सकता है क्लोज आ जाए, यानी कि ये इतना क्लोज भी आ सकता है, बहुत सामने भी आ सकता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा क्लोज रहता है, यानी कि बॉन्ड लंबाई ट्रिपल बॉन्ड का शॉर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो एटॉमिक रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये याद रख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा, और टॉप से बॉटम आएंगे तो इंक्रीज करता है एटॉमिक रेडियस, तो यानी कि बॉन्ड लेंथ भी आपका इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। बॉन्ड एनर्जी का बात करते हैं। बॉन्ड एनर्जी में क्या होता है आपका, यह किसी भी केमिकल बॉन्ड को मजबूती से पकड़ने का प्रतीक है। कोई केमिकल बॉन्ड कितना मजबूत है ये उसका बॉन्ड एनर्जी ही बता देगा। हम आपको पहले बताए थे कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में अगर उसके 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ने में जितना आपको हीट एनर्जी लगेगा या एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें आप हीट एनर्जी दिए तो क्या होगा, ये सारा बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ देखिए आपका टूट गया, यहाँ पर देखिए ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ये भी टूट गया, सारा टूट गया, जितना भी बॉन्ड बना हुआ सब टूट गया। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के 1 मोल मात्रा में मौजूद सभी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के अपोजिट होता है, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना आसान है, यानी कि आप समझिए इसी में आप सब चीज समझ लीजिएगा, यहाँ यहीं पे आप सब चीज समझ लीजिएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1, बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर 3।
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3। अब अब हम लोग बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कम मिनिमम हो गया सिंगल बॉन्ड में और मैक्सिमम हो गया ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, अब बॉन्ड एनर्जी ये भी मिनिमम हो जाएगा किसमें, सिंगल बॉन्ड में। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में एक आदमी था, एक आदमी को तोड़ना आसान, आप एक आदमी से लड़ लीजिएगा आसानी से, एक आदमी से लड़िएगा आसानी से, उसमें एनर्जी उसको तोड़ने के लिए, एक आदमी को तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, दो आदमी में ज्यादा चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड में और ज्यादा चाहिए, इसीलिए बॉन्ड एनर्जी जो है मैक्सिमम होता है ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ का बात करते हैं, लंबाई, तीन आदमी है तो तीन आदमी खींच के रखेगा, लंबाई कम रहेगा। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ होगा एक आदमी में, और मिनिमम बॉन्ड लेंथ होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड में। यानी कि जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये था आपका बॉन्ड पैरामीटर। तो ये आपका पहला पार्ट जो है यहीं पर समाप्त होता है केमिकल बॉन्डिंग का। अब जो दूसरा पार्ट है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये पार्ट 2 में बताएंगे, और इसमें काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। ये शेप्स मॉलिक्यूल्स का कैसे डिसाइड होता है, वो बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिएगा। और जो लोग साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को देखें, मेरे वीडियो उनको शेयर करें। मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि मेरे एक दो वीडियो को देखने के बाद वो मेरे वीडियो के फैन हो जाएंगे, क्योंकि आपको इतना बड़ा कंटेंट एक चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मेरे चैनल से जोड़िए। ठीक है, और उन्हें साइंस का लाभ उठाने, मेरे नॉलेज का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।